हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ बिजनेस स्टडीज का? कुछ हुआ है कि नहीं? तो देखो, अभी तुम्हारे हाथ में बहुत टाइम है, लग जाओ, समझ रहे? काम पे लग जाओ, इस सब्जेक्ट को बढ़िया करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, मजा आएगा। तो देखो, तुम लोग अभी है 17-18 साल का है, तो जैसे जैसे तुम लोग लाइफ में आगे बढ़ेगा, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, और वो होगा रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे? रियल लाइफ चैलेंजेस। तो हो सकता है कि तुम लाइफ में कभी गिरो, तो उस समय में तुमको उठना पड़ेगा, खुद से उठना पड़ेगा, फिर तुम थोड़ा आगे चलेगा, फिर से तुम गिरेगा, फिर तुम उठेगा, फिर तुम चलेगा, फिर तुम गिरेगा, और ऐसे करते करते एक दिन तुम मर जाएगा। आ रहा है बात समझ में? लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि तुम अपने लाइफ का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर खुद बना सकते, समझ रहे? इस बीच में कोई सेवा बोर्ड, असम बोर्ड नहीं आएगा जैसे अभी है कि ये तुम्हारा सिलेबस है, ये क्वेश्चन है, ये पढ़ो। लाइफ में जैसे कि तुमको लाइफ में क्या करना है, किसके साथ रहना है, कहाँ घूमने जाना है, किससे शादी करना है, कितना बच्चा करना है, समझ रहे? तो ये सब सारा डिसीजन तुम लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है, जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। जब तुम इधर परमानेंट है ही नहीं, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, समझ रहे? तो स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी टेंशन मत लो, मजा में जियो, समझ रहे? क्योंकि तुम्हारा और सबका यहाँ पे एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही हम लोग यहाँ पे हैं, तो जब तक है एंजॉय करो, किसी चीज का ज्यादा स्ट्रेस मत लो। लेकिन हाँ, 3 चीजों पे काम करते रहो, मतलब लाइफ में जितना भी स्ट्रेस आए, 3 चीजों पे काम करते रहो। सबसे पहला माइंड, दूसरा बॉडी, और तीसरा मनी, समझ रहे? पहला माइंड, बॉडी और मनी। ये जो माइंड है ना, सबसे बड़ा दुश्मन यही है तुम्हारा। देखो, जब भी तुम कुछ अच्छा करना चाहता है ना, जैसे कि सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ाई करना है, तुम्हारा अलार्म बजा, तो तुम्हारा माइंड क्या बोलता है? सो जाओ, कल से पढ़ेगा, समझ रहे? तो ये जो तुम्हारा माइंड है ना, इसको चाहिए आराम, समझ रहा है? ये तुमको कोई एफर्ट करने ही नहीं देगा जब तक तुम इसको समझेगा नहीं, तब तक। तो इस माइंड को तुमको ट्रेन करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए तुमको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका इंटरव्यूज वगैरह देखो, उनके बारे में पढ़ो। तो सबसे पहले तुमको अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है फाकी देना। अब तुमको जो बॉडी मिला है, पूरा जिंदगी तुमको उसी में रहना है, तो वो अगर हेल्दी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो तुम कुछ कर ही नहीं सकता है। ना तो तुम काम कर सकता है, ना तो तुम कहीं घूम सकता है। तो अभी तो देखो, तुम लोग छोटा है, तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ेगा, तुम्हारा जो बॉडी है वो कमजोर होने लगेगा, तो तुमको अपने बॉडी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा? तुमको एक्सरसाइज करना होगा, स्पोर्ट्स या फिर जिम ज्वाइन करो, और अपने बॉडी को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाओ। और तीसरा मनी। देखो, ये जो दुनिया है ना, ये पैसे से ही चलता है, तो तुमको इतना पैसा कमाना पड़ेगा कि तुम एक अच्छा लाइफ जी सके। तो देखो, अभी तुम लोग छोटा है, तो तुम लोगों का सारा खर्चा वगैरह तुम्हारा पेरेंट्स करता है, लेकिन कब तक करेगा वो लोग भी रिटायर्ड होगा, उनको भी रेस्ट चाहिए होगा। तो बिना पैसे के ये जो दुनिया है तुमको जीने नहीं देगा, क्योंकि हर एक चीज में पैसा चाहिए। तो अगर तुमको जिंदगी सही से जीना है, तो ये 3 चीज पे ही काम करना पड़ेगा। सारा खेल इधर ही है, समझ रहे? माइंड, बॉडी और मनी, MBM। इन तीनों पे अगर तुम्हारा कंट्रोल है, फिर तुम खेलो। तो अब चलो अपना असली मुद्दे पे आता है और अपना क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग अभी देखने वाला है बिजनेस स्टडीज फुल सिलेबस, वन शॉट। इसमें सारा सब कुछ हम कवर करवा देगा। तो तुमको करना क्या है? तुमको करना ये है कि तुमको समझना है, जो चैप्टर वगैरह है ना, उसको समझना है कि वो बोलना क्या चाहता है। और एक बार तुमको अगर समझ में आ जाए ना कि ये बोलना चाहता है, तो तुम उसको खुद से अपना लैंग्वेज में भी बना के तुम लिख सकते, क्योंकि अभी वर्ड बाय वर्ड याद करना देखो इतना आसान नहीं है, और होगा भी नहीं, सबसे नहीं होगा, कुछ लोग कर लेगा। तो तुमको समझना है कि ये जो चैप्टर है, ये जो चीजें हैं, क्या बोलना चाहता है। एक बार तुमको समझ में आ गया ना, तो तुम खुद से भी बना सकते हैं आंसर वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। यूनिट 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखो इसका कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अचीव्ड बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो देखो, मैनेजमेंट का मेन काम यही है कि लोगों से काम निकालना। आसान भाषा में बताए तो यही है, लोगों से काम करवाना, काम निकालना। अब इसमें करना क्या पड़ता है? एक तो तुमको प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारा चीज आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर ही। और तुम किस चीज का मैनेज कर रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा चीज का मैनेजमेंट का बात हो रहा है? एफर्ट्स ऑफ पीपल, एफर्ट्स ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब मैन पावर, मनी, टाइम, ये सब ये रिसोर्सेज, समझ रहे हैं? तो रिसोर्सेज क्या है? मैन पावर, मनी, टाइम, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब तुम्हारा जो कंपनी है उसका जो भी गोल है वो पूरा हो सके। आ रहा है बात समझ में? तो इसका देखो, इसका की एलिमेंट्स देखो क्या है। तो सबसे पहले प्रोसेस जो है, जो ये मैनेजमेंट है, ये प्रोसेस में आता है। कौन सा? यही। और दूसरा क्या है? इफेक्टिवनेस, मतलब सही काम और सही टाइम, विथ एफिशिएंसी,
मतलब विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितना कम वेस्टेज हो सके किन चीजों का, रिसोर्सेज का। और रिसोर्सेज है क्या, टाइम, मनी, एफर्ट। एफर्ट कौन लगाता है, मैन पावर। आगे देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 है। सबसे पहला बात, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि बिजनेस सर्वाइव करना चाहिए, मतलब बिजनेस सबसे पहले तो टिका रहना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट पे ध्यान देना है, उसके बाद ग्रोथ पे, मतलब उसको और बड़ा करना है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, जैसे कि गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना है, अच्छा प्रोडक्ट बेचो, एम्प्लॉयमेंट दो और एनवायरमेंट को खराब मत करो। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉइज है उनका ध्यान रखो, उनको सैलरी, इज्जत वाला सैलरी दो, कैरियर में ग्रोथ आते रहना चाहिए, उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो ये था तीनों ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्यों चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी, इतना समझ जाना, ठीक है, मतलब कोई बिजनेस का बात हो रहा है, और मैनेजमेंट मतलब जो उसको संभालता है। तो क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है। सबसे पहला गोल अचीवमेंट, जो कंपनी का जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए। दूसरा रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो रिसोर्सेस है उसको बर्बाद नहीं करना है। एडेप्टेबिलिटी, बदलते हुए टाइम के साथ तुमको ही बदलना पड़ेगा, जैसे कि 4G से 5G। मोटिवेशन एंड टीम वर्क, सोसाइटल इम्पैक्ट। तो कहीं अगर फास्ट जाए ना तो थोड़ा सा पॉज करके तुम लोग देख लेना, उसको पढ़ लेना बढ़िया। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। क्यों मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन बोला गया है। तो सबसे पहला बात, मैनेजमेंट एज ए साइंस, क्योंकि जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज पे चलता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी अपना कुछ रूल्स, रेगुलेशन, थ्योरीज है, जैसे कि फोइल्स फंक्शंस वगैरह है। तो मैनेजमेंट भी इन रूल्स और थ्योरीज के बेस पे ही काम करता है। दूसरा साइंस की तरह टेस्टेबल मेथड्स भी है यहाँ पे। और तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब इसको कहीं भी अप्लाई करा जा सकता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो जैसे आर्ट मतलब क्या, स्किल एंड क्रिएटिविटी, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी ये स्किल्स होना चाहिए। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, कंपनी के अंदर जो भी मैनेजर्स है उनको माहौल के हिसाब से ढलना पड़ेगा और उनको जो भी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है अपने यूनिक वे में प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो जैसे किसी प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। प्रोफेशन मतलब जैसे कि एक डॉक्टर का पढ़ाई होता है, उसका प्रैक्टिस होता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी फॉर्मल स्टडी चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग। तो जैसे डॉक्टर है उसका एथिक क्या है कि अपने पेशेंट को नहीं छोड़ना है, उसका इलाज करना है सही से सही। वैसे ही यहाँ पे भी मैनेजमेंट के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट के अलावा कुछ कमिटमेंट्स होता है अपने स्टेक होल्डर्स और सोसाइटी के। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल जहाँ पे सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग बैठता है और इनका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना कि करना क्या है, पॉलिसीज वगैरह बनाना। मिडिल लेवल में क्या होता है, डिपार्टमेंटल हेड्स होता है, ब्रांच मैनेजर्स होता है, डिविजनल हेड्स होता है, इनका काम क्या है, टॉप लेवल से जो भी प्लान्स आता है उसको एग्जीक्यूट करवाना। और ये एज ए मिडिल मैन भी काम करता है, ऊपर से ऑर्डर लेता है और नीचे ऑर्डर देता है। लोअर लेवल जहाँ पे सुपरवाइजर्स, फोरमैन काम करता है और इनका काम क्या है, इनका काम होता है ग्राउंड लेवल पे काम करवाना, सुपरवाइज करना डे टू डे ऑपरेशंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले प्लानिंग जहाँ पे गोल सेट होता है कि करना क्या है, कैसे करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे टास्क, पीपल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, जहाँ पे लोगों को रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, जहाँ पे गाइडिंग, मोटिवेटिंग का काम होता है। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, जहाँ पे सारा काम हो चुका है, बस यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है कि काम कैसा चल रहा है और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको ठीक करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन में मेनली अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ लाने का काम होता है, अलग अलग कामों को एक साथ जोड़ा जाता है जिससे एक टीम की तरह काम किया जाए। कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, जिससे हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता रहे, कोई डुप्लीकेशन ना हो। क्रिएट्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में एकता बना रहे। एकता मतलब भाईचारा, यहाँ पे कोई लड़की का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस है यूनिवर्सल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे चाहिए होगा, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक बाय एवरी मैनेजर्स। तो आ रहा है बात समझ में, कुछ दिक्कत है तो बताओ। चलो यूनिट 2 शुरू करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होता है जिनको डिराइव किया गया है फ्रॉम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो कि मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करता है, मतलब एक रूल रेगुलेशन की तरह काम करता है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। सबसे पहले है फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम के मुताबिक इन रूल्स को अप्लाई करता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, प्रिंसिपल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंटल हो या फिर एजुकेशनल हो। बिहेवियरल ओरिएंटेशन, ये मेनली ह्यूमन बिहेवियर को देखता है और ह्यूमन बिहेवियर को फोकस करके बनाया गया है। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, जिससे प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बनता है मैनेजर का एक्शंस और आउटकम्स में,
जो कि बार बार रिपीट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखो, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस भी बोल सकता है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला बात, गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो बिजनेस के अंदर बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, तो उन डिसीजंस में ये प्रिंसिपल्स हमको गाइड करता है, जैसे कि फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब चीज का फ्रेमवर्क जब बनाता है हम लोग, तो ये प्रिंसिपल्स वगैरह हम लोगों को बहुत मदद करता है। ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज है अपना, उनका वेस्टेज ना हो, उनका सही से इस्तेमाल हो, जैसे कि मैन पावर, मटेरियल, फाइनेंसेस, साइंटिफिक डिसीजंस। ये मेनली सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस को प्रमोट करता है। एडेप्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आगे रखते हुए लोगों का और सोसाइटी के भले के लिए काम करवाने में असिस्ट करता है। नेक्स्ट देखो फोयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखो ये फोयल्स कौन है, इसका पूरा नाम है हेनरी फोयल। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, मैनेजर था, जो कि ये प्रिंसिपल्स वगैरह डेवलप किया है। कितना प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल्स में से कम 5-6 बढ़िया सा देख लेना, पूछेगा तुमसे। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये बोलता है कि काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दो, जिससे उनका स्किल्स एनहेंस हो और प्रोडक्टिविटी हो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे मैनेजर्स ऑर्डर कर सके, काम निकलवा सके। अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक एम्प्लॉय को सुपीरियर से ऑर्डर लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसका मेन मोटो है वन प्लान वन बॉस। तो इन सारा प्रिंसिपल्स को एक बार तुम लोग खुद से पढ़ाई कर लेना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्प्रेड दी क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये डेवलप कौन किया है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। जहां पे ये बोलता है कि मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या काम करवाना है और बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे कराना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस वेस्ट एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीडियर्स। तो ये जो टेलर साहब है, ये कुछ प्रिंसिपल्स दिया है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसका पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये बोलता है कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको हटाओ, एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड्स विद साइंटिफिक एनालिसिस और मेजरमेंट लेके आओ। नेक्स्ट है हार्मोनी एंड डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाओ, जहां पे वो लोग मिल के काम करें। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये बोलता है कि टीम वर्क को एनकरेज करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटो आपस में। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, जहां पे वर्कर को सेलेक्ट करो, ट्रेन करो और उनको काम उनके एबिलिटी के आधार पे दो टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो ये जो टेलर साहब है, ये कुछ टेक्निक्स और टूल्स भी दे रखा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप। तो ये बोलता है कि जो भी सुपरवाइजरी रोल्स है उसको 2 ग्रुप में बांट दो। पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस। तो ये बोलता है यूनिफॉर्म प्रोसीडियर लेके आओ एंड यूज स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स टू मिनिमाइज वेस्ट। नेक्स्ट है वर्क स्टडीज, जिसमें लोगों का टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, फटीग स्टडी करो, कोई काम कितना देर में हो जाता है, कितना देर में लोग थक जाता है, ये सब को स्टडी करने बोल रहा है ये। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये बोलता है कि वो जिस हिसाब से काम करता है, जैसा उसका आउटपुट है, उस हिसाब से इसको तनख्वाह मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन, जहां पे ये माइंडसेट के बारे में बात करता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को कोऑपरेशन में काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन, फेओल एंड टेलर के बीच में जो कंपैरिजन करना है, इनका प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज देखो कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का बात करता है, दोनों सिस्टमेटिक मेथड्स को फॉलो करता है, दोनों इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन का बात करता है। और इनमें डिफरेंस क्या है? जहां पे फोयल्स लॉ ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शन और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, वहीं पे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट focuses especially on optimizing work processes in industrial settings। इनका फोकस में क्या डिफरेंसेस है? तो जो फोयल है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पे बात करता है, जहां पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग का बात करता है। वहीं पे टेलर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करता है, जैसे कि टाइम स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, अप्रोच में क्या अंतर है। जहां पे फोयल्स गाइडलाइंस देता है फॉर मैनेजरियल बिहेवियर, वहीं पे टेलर्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस। तो कुछ बात समझ में आ रहा है? खोपड़ी में घुस रहा है कुछ? पूरा साल तो तुम लोग पढ़ा नहीं, एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है ना। ठीक है, करो। तो चलो यूनिट 3 पे बात करता है
बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट इज अ टोटल सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस के अंदर बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो कि हम लोग को देखना होता है। कुछ इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल का ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। तो उसी को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलता है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। इन सब एक्टिविटीज में बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में गाइड करता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेस है लाइक मैन पावर, मटेरियल एंड फाइनेंसेस, इनको सही ढंग से यूज करने का बात करता है। फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन। तो मार्केट के अंदर चेंजेस आते रहता है, जैसे कभी मंदी होता है, कभी तेजी होता है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमको एडजस्ट करने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करने में मदद करता है। प्रमोट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे प्रॉफिट के साथ लोगों की भलाई और सोसाइटी की भलाई के लिए बात करता है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आता है पहले इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब तुम किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में देखेगा हायरार्की बनाया हुआ है कि ऊपर में टॉप लेवल, फिर मिडिल, फिर ग्राउंड लेवल। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तुमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल फैसिलिटीज, ये सब आता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो दो भाग में बांटा हुआ है। पहला माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब स्मॉल, और इसमें आता कौन है? जैसे कि अपना कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडियरीज, पब्लिक्स। तो ये सब सारा माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट, मतलब लार्ज, ब्रॉडर। यहाँ पे हम लोग मेनली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जहां पे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जहां पे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। क्योंकि तुम देखेगा हर एक दो साल में अभी टेक्नोलॉजी बदल रहा है। पहले 2G था, 3G हो गया, फिर 4G हो गया, 5G हो रहा है। तो ऐसा शिफ्ट भी आना पड़ेगा बिजनेस में। अब कोई कंपनी बोलता है कि नहीं हम तो अभी भी 3G बेचेगा, तो डूब जाएगा। फिर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जहां पे सोशल वैल्यूज, डेमोग्राफिक्स, कल्चरल ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल शिफ्ट्स को देखा जाता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट, जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबल मार्केट मतलब जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इन सब मार्केट का ट्रेंड्स देखा जाता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, तो इसके अंदर मेनली इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस इन द कंट्री। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब लोगों के पास पैसा है कि नहीं सामान खरीदने के लिए, गवर्नमेंट कैसा पॉलिसीज बना रहा है, बैंक से लोन मिल रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं हम लोग, कंडीशंस। और इनके वजह से जो बिजनेसेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर मान लो लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो कोई सामान नहीं खरीद रहा है, तो बिजनेसेस क्या है? बिजनेसेस लॉस में जा रहा है। तो इन सब चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तुम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इन इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंडीशंस को देखना जरूरी है। चलो इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, कंट्री का जीडीपी कैसा है, बढ़ रहा है ना गिर रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। इन्फ्लेशन मतलब किसी देश में महंगाई कितना है, क्योंकि होता क्या है 2 साल पहले तक तुम जितना 100 रुपए में सामान खरीद पा रहा था, आज उतने में तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से भी बिजनेस के ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट आता है, जैसे कि टैक्सेशन, सब्सिडी, गवर्नमेंट कैसा पॉलिसी बना रहा है, क्या यह बिजनेसेस से ज्यादा टैक्स ले रहा है, सब्सिडी दे रहा है कि नहीं। सब्सिडी मतलब हेल्प, जहां पे कुछ सुविधा मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडी। ग्लोबल इंटीग्रेशन मतलब अपना इंडिया का बाहर देशों के साथ कैसा उठना बैठना है। तो ये जो मोदी घूमते रहता है इधर उधर जहां तहां हर एक देश में, तो वो यही काम करता है कि अलग अलग देश के लीडरशिप मिलता है और बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल इंटीग्रेशन। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है, जैसे कि सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, हर एक कंट्री में तुम देखने को मिलेगा। इन सब सेक्टर को मिला के एक मार्केट बनता है। तो किसी भी कंट्री में सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कैसा है, एग्रीकल्चर से लोग कितना पैसा कमा रहा है, सर्विसेज में कितना लोग काम कर रहा है, किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, क्या सामान हमारे देश में ही बनता है या फिर हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट करवाता है। इंपोर्ट मतलब जब हम लोग किसी बाहर देश से सामान खरीद के लेके आता है उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर हम लोग किसी और को बेचे, किसी और कंट्री को बेचे, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट अच्छा होता है और इंपोर्ट देखा जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग बाहर से सामान खरीद के इंडिया में लेके आ रहा है तो पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि तुम अलग कंट्री में पेमेंट किया है ना, तो उससे पैसा, अपना इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है।
तो वो ठीक नहीं है। डिमोनेटाइजेशन, इसके बारे में तुम लोगों को पता ही है, जब मोदी साहब ने करेंसी बैन कर दिया था इंडिया के अंदर, तो ये होता क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि उसका जो करेंसी नोट्स है वो अब नहीं चलेगा, तो ये इंडिया के अंदर 2016 में हुआ था। मोदी गवर्नमेंट ने करवाया था ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, नकली पैसा खत्म करने के लिए, टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, जहां पे लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके। इसका की फीचर्स क्या था? सडन इम्प्लीमेंटेशन, जहां गवर्नमेंट अचानक से ये चीज इम्प्लीमेंट करता है और इसके वजह से केस का कमी हो जाता है मार्केट में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नकली पैसा को खत्म करना, ब्लैक मनी खत्म करना। तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या हुआ था? इससे तो कैश का कमी हो गया था, जिससे ट्रांजैक्शन वगैरह में दिक्कत हुआ था, लेन देन नहीं कर पा रहा है आदमी। और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स क्या होता है? डिजिटल पेमेंट को बूस्ट मिलता है, फॉर्मलाइज द इकोनॉमी, इंप्रूव टैक्स कंप्लायंसेस। सेक्टरल इम्पैक्ट क्या है? जहां पे स्मॉल बिजनेसेस और गांव के एरियाज में काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ा। तो यूनिट 4 देखता है प्लानिंग। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। ये एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग पहले ही चीजें डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है, स्ट्रेटेजीज बनाया जाता है और एक्शन पे बात किया जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। तो ये हमको एक ब्लूप्रिंट देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर में वो काम कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग हमको एक डायरेक्शन देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। बाय सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को कम करता है। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, जो भी अपने पास रिसोर्सेज है जैसे कि ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल, इनका मैक्सिमम आउटपुट लेने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। बेसिस ऑफ कंट्रोल एडेप्टेबिलिटी, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब तुम प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा प्लानिंग जो है वो फेल हो जाए। फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अब तुम सोचा था कि नेक्स्ट ईयर अपना बिजनेस को बड़ा करेगा और ब्रांचेस खोलेगा, अब मालूम चला कि कोरोना आ गया, ठीक, सब कुछ बंद हो गया, तो तुम्हारा सारा प्लानिंग धरा का धरा रह गया। तो ये सब चीज हो सकता है प्लानिंग में। टाइम एंड कॉस्ट इंटेंसिव, टाइम लगता है, पैसा लगता है। रिजिडिटी, अगर तुम्हारा ऐसा प्लान है जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं करा जा सकता, तो वहां पे क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन गैप, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा प्लान कुछ और हो, लेकिन जब तुम उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो कुछ और निकल के आ रहा है किसी कारण की वजह से। नेक्स्ट है ओवर रिलायंस ऑन प्लानिंग, जो तुम प्लानिंग किया है उसी को लेके चल रहा है, टाइम के साथ तुम चेंज नहीं हो रहा है। ओवरली रिलायंस ऑन प्लानिंग, तुम अपने प्लान को ही भगवान मान चुका है और उसमें कुछ भी इनोवेटिव करना नहीं चाहता है, तो उसके वजह से जो प्लानिंग है वो फेल हो सकता है। तो ये है सारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले इसमें आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम लोग ये सेट करता है कि करना क्या है। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस, जहां पे हम लोग ह्यूमन, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को देखता है कि कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, मेन पावर कितना लगेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी लगेगा, ये सब चीजें देखा जाता है। उसके बाद आता है डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, कि जो ऑब्जेक्टिव है ये कैसे पूरा होगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, जहां पे हम लोग ऑल्टरनेटिव्स पे बात करता है और देखता है कि किसमें कितना कॉस्ट लगेगा, बेनिफिट किसमें कितना है, रिस्क कितना है। जैसे कि तुम स्ट्रेटेजी बना लिया, एक प्लानिंग बना लिया, एक प्लानिंग तो है नहीं, तुम्हारे पास 3-4 प्लानिंग है। तुम्हारा वहां पे जो एक्शन है वो 2-3 एक्शन है कि ऐसे करे ऐसे करे, तो किसमें कितना पैसा लगेगा, किससे कितना बेनिफिट होगा, तो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब जो भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, एक्शन है, उसमें से तुमको जो सही लगता है वो तुम चुनेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कि तुम एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया, अब तुमको देखना है कि काम कैसा कर रहा है वो, और कुछ भी उसमें ऐसा जरूरी है जो चेंज करा जा सके तो उसको तुम चेंज करेगा। तो ये है सारा प्लानिंग प्रोसेस। तो 2 तरीके का प्लानिंग होता है, पहला सिंगल यूज और दूसरा स्टैंडिंग प्लान्स। तो पहले सिंगल यूज प्लान देखो। ये प्लान मेनली 1 टाइम के लिए डेवलप किया जाता है। दे आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक नॉन रिपीटेटिव इवेंट्स। इनका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, बजट, प्रोग्राम, ये सारा तुम लोग खुद से एक बार देख लेना बढ़िया से। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग प्लान्स। ये वो प्लान है जो कि हम लोगों को बार बार करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमें गाइडलाइंस देता है, मतलब रूल्स रेगुलेशन बताता है। रूटीन ऑपरेशन मतलब जो रोज करना होता है, ठीक है, उसको कैसे करना है उसका हमको ये गाइडलाइंस देता है। इसमें पॉलिसीज, प्रोसीडियर, मेथड्स, रूल्स, ये सब देखो एक बार। अब आ जाओ यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग होता है क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टास्क, पीपल एंड रिसोर्सेज इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मेनली टास्क मतलब काम,
पीपल एंड रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, इन सबको डिफाइन किया जाता है कि कौन करेगा टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। पीपल, रिसोर्सेज, इन सब चीजों को अरेंज करना होगा। किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स है, ऑथोरिटी है, ये सब उनको बताना होगा। तो ये सब सारा काम कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। इसका इंपॉर्टेंस देखो क्या है, डायरेक्शन एंड क्लैरिटी, efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेट्स, कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी। ये जितना भी प्रोसेस है उन सबको बढ़िया से देख के जाना, उसमें से एक तुमको जरूर पूछेगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले शुरू होता है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, करना क्या है, आइडेंटिफाइंग, तो तुम ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि क्या करना है। अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन कामों को करना होगा, ये तुम आइडेंटिफाई करेगा। ग्रुपिंग एक्टिविटीज, जो भी काम है तुम उसको अलग अलग डिपार्टमेंट, डिवीजन में तुम बांट देगा। असाइनिंग टास्क, लोगों के स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन के आधार पे तुम उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स, एक चेन ऑफ कमांड डेवलप किया जाता है जहां पे ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। तो ये सब सारा चीज यहाँ स्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो मिलके काम करे। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग, उसके बाद मॉनिटर करना है कि हाँ चीजें सही बैठा है कि नहीं बैठा है, कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको एडजस्ट करो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दो तरीके का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड एक डिविजनल स्ट्रक्चर। तो देखो पहले हम लोग आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें क्या होता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आ रहा बात समझ में। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपना डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन में बांट देता है कि कहीं प्रोडक्शन में काम हो रहा है, मार्केटिंग में अलग से काम हो रहा है, फाइनेंस वाला अपना देख रहा है, और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जहां पे लोगों को हायर किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, हाई स्पेशलाइजेशन एंड टेक्निकल इफिशिएंसी बढ़ता है। सिंप्लीफाइड सुपरविजन विद इन ईच फंक्शन। डिसएडवांटेज क्या है, मे क्रिएट सिलोस लीडिंग टू पुअर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट बांटा गया है वो डिपार्टमेंट अपना आइसोलेशन में काम कर रहा है, अपना अलग दिशा में काम कर रहा है, बाकी अलग दिशा में काम कर रहा है। ये चीजें हो सकता है इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, कैन रिड्यूस ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इफ डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन। अगर हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग दिशा में काम करे, कोऑर्डिनेशन मतलब जहां पे गोल के लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करना है, तो वो यहाँ पे खराब हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट तुम अलग अलग दे दिया तो सब अलग अलग अपना दिशा में जा रहा है, तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इसका डिसएडवांटेज में। नेक्स्ट आ जाओ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आता है, तो इसमें होता है क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट ए है वो अपना अलग काम कर रहा है, प्रोडक्ट बी है वो अपना अलग काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन किया गया है। जियोग्राफिक रीजन के आधार पे डिवाइड किया है, जैसे अपना गुवाहाटी वाला रीजन है वो अपना अलग काम कर रहा है, डिब्रूगढ़ में जो रीजन है वो अपना अलग काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज तुम लोग देखो एक बार खुद से। देखो एक बार तुम लोग कहानी समझ में आ जाए ना कि बोलना क्या चाहता है, ये चीज है क्या, तो तुम चाहे तो अपना लैंग्वेज में भी उसको लिख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा है तुमको वही छाप के आना है, ऐसा नहीं है। अगर तुमको चीज समझ में आ जाए तो तुम अपने मुताबिक उसको बना के भी लिख सकता है। अगर एग्जाम में तुमको कोई आंसर ना पता हो, ठीक है, कि कैसे लिखना है, तो तुम उसको खुद से बना के लिखना, छोड़ के नहीं आना है। आ रहा है बात समझ में, कुछ ना कुछ भर देना है उसमें अपना हिसाब से। और ये जो भरने वाला काम है वो कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी तुम भर रहे हो, तो ये तुम लास्ट में करेगा, जब तुम सब कुछ कर लिया जो तुमको आता था, उसके बाद में तुम ये भरने वाला काम करेगा। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब देखो जैसे कि तुम्हारा ऑफिस है, तुमको 9 बजे जाना है, तुम्हारा जो भी काम है वो करना है, जो भी तुमको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो पूरा करना है, तो ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे तुम कोट पैंट टाई पहन के रूल्स एंड रेगुलेशन में चल रहा है और जो भी अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है। इसका इंपॉर्टेंस देखो, प्रोवाइड्स क्लियर गाइडलाइंस एंड कंसिस्टेंसी इन ऑपरेशंस। इनफॉर्मल क्या है, अब तुम कैंटीन में बैठा हुआ है, वहां पे तुम अलग अलग लोगों से बात कर रहा है, ठीक, कहाँ बैठा है, कैंटीन में बैठा है, ऑफिस में नहीं बैठा है, कैंटीन में बैठा हुआ है, ये हो गया इनफॉर्मल, जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि तुमको इस हिसाब से बात करना है, ये काम करना है, कस्टमर से ऐसे बात करना है, उसको ये बोलना है, तो ये हो गया इनफॉर्मल, जहां पे तुम अपना हिसाब से बात कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखो, डेलीगेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे जो मैनेजर्स होता है वो अपना ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट्स, मतलब मैनेजर के जो नीचे काम करता है उसको ट्रांसफर करता है कि तुम देखो
ठीक है, मतलब अपना जो भी उसका ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको दे रखा है। तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे इस तरीके का सेटिंग है। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन देखो, ऑथोरिटी जहां पे पावर सबऑर्डिनेट्स को मिल रहा है टू मेक डिसीजंस एंड एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मिलता है, कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर के बीच में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एम्पावर्स एम्प्लॉइज, जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनको भी मोटिवेशन मिलता है, मैनेजरियल इफिशियंसी। अब जो मैनेजर है वो अपना काम सबऑर्डिनेट्स को दे दिया तो मैनेजर फ्री हो गया, वो कुछ अलग काम भी कर सकता है, अपना कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बना सकता है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, एनहेंसेस कोऑर्डिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो देखो दो चीज होता है, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन और एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जहां पे सिर्फ टॉप लेवल वाला जो आदमी है कंपनी के अंदर वो ही डिसीजन लेता है, उसके अलावा कोई और डिसीजन नहीं ले सकता। कुछ भी डिसीजन लेना है उसके नीचे वाले को तो पहले पूछना पड़ेगा उसको। कहां पे डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे चीजें चलता है, लेकिन कहां पे, जहां पे सेंट्रलाइजेशन चलता है। और डिसेंट्रलाइजेशन कहां है, क्या होता है, जहां पे हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बांटा जाता है। हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बांटा जाता है, उसको बोलता है हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स होता है मतलब मैनेजर के नीचे जो काम करता है उनको भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और उनको भी चीजें सीखने को मिलता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसका, सेंट्रलाइजेशन का। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होता है, एनहेंस मोटिवेशन मिलता है सबऑर्डिनेट्स को, स्पेशलाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिड्यूसेस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को ही डिसीजन लेना नहीं होता है, नीचे जो बैठा हुआ है वो लोग भी डिसीजन ले सकता है, तो इससे जो बर्डन है वो कम होता है। यूनिट 6 स्टाफिंग ये देखता है। तो देखो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेता है क्या होता है ये। तो देखो ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन तो है, तुमको पता ही है मैनेजमेंट फंक्शन है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग लोगों को मतलब ह्यूमन रिसोर्स अक्वायर करता है, डिप्लॉय करता है, रिटेन करता है, किस लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब तुम्हारे बिजनेस के अंदर काम कौन करेगा, लोग ही करेगा, सामान तुम्हारा लोग ही बेचेगा, इंसान ही बेचेगा, तो उनको हायर तो करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ये सारा काम कहाँ होता है, स्टाफिंग के अंदर होता है। एंश्योर्स दैट राइट पर्सन, राइट पीपल, जिसके पास स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, आर प्लेस्ड इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो ये काम है स्टाफिंग के अंदर, और ये किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का। इसका इंपॉर्टेंस देखो क्यों जरूरी है स्टाफिंग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, फाउंडेशन ऑफ HRM। तुम लोग कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखो स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ HRM। तो देखो HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट होता है HRM का, जिसका काम ही होता है स्टाफिंग का। समझ रहे हैं, लोगों को हायर करना, उसको सही काम में डालना, उसके स्किल्स के, उसके क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो ये काम होता है HRM का। तो तुम किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जॉब के लिए, तो सबसे पहले तुमको जो HRM डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें भेजा जाएगा। वो लोग तुमको देखेगा, तुम्हारे स्किल्स क्वालिफिकेशन देखेगा और उसके हिसाब से तुमको जॉब वगैरह मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन देखो, इट इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच मैनेजिंग पीपल effectively. Staffing is one of its core function. तो HRM का एक फंक्शन होता है staffing, which includes planning, recruiting, selecting, placing, training and developing employees. ठीक है, ये जो HRM है सारा काम इसी का है। ठीक है, ये HRM का ही काम है स्टाफिंग करना। और इसमें क्या आता है कि लोगों को कैसे प्लान करके डालना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका कैसे रिक्रूटमेंट करना है, सेलेक्टिंग करना है, प्लेसिंग करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज। रोल इन HRM। तो ये रोल वाला कहानी तुम लोग देखो, थोड़ा पढ़ के क्या समझ में आता है। देखो कहीं भी लगे कि फंस जा रहे हैं ना, उसको पॉज करो, वीडियो को थोड़ा सा पढ़ लो उसको। ठीक है, कहानी समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है। सारा देखो एग्जैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है, तुमको कहानी ही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो स्टाफिंग का प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। सबसे पहले मेन पावर प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कितना मेन पावर जरूरत है, कितना लोगों का जरूरत है, तो ये सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट, लोगों को रिक्रूट किया जाता है। कहां से, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। उसके बाद होता है उनका सिलेक्शन। कैसे होगा सिलेक्शन, उनका टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके अंदर उनको बताया जाता है कि उनका पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसी वगैरह है, जो कल्चर है, वो चीज उनको बताया जाता है। उसके बाद उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, तो उनका जो भी स्किल है उस पर काम किया जाता है, जिससे वो फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए, जो भी उसका जॉब है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपनसेशन। जैसे जैसे उसका करियर ग्रोथ होता है उसके हिसाब से उसका प्रमोशन होना चाहिए। समझ रहे हैं,
उसका सैलरी वगैरह बढ़ना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सोर्सेस। तो जो रिक्रूटमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है, बताया जाता है कि जॉब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हमको एक वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है, वीडियो एडिटर चाहिए मान लो, तो हम उसको क्या बोलेगा, वीडियो एडिट किया हुआ है, कितना किया है बताओ, कौन कौन सा किया है, सैंपल दिखाओ। तो इस तरीके से पहले सबसे पहले जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये हमारा वीडियो है, तुमको एडिट करना है। उसके बाद आता है अट्रैक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। फिर उनका होता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब जहाँ पे लोगों को छांटा जाता है, समझ रहे हैं, जो काम करिए उसको निकालो। अब ये जो रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है ये कहाँ से होता है? तो एक होता है, हमने बताया कि तुमको इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब ट्रांसफर, प्रमोशन, रेफरल, तो यहाँ से होता है। मतलब जो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन में है उसी आदमी को प्रमोशन देके अगले काम में लगाओ। कोई तुम्हारा एम्प्लॉय है, किसी आदमी को लेके आ गया अपना, ठीक है, रेफरल से, तो उसको ले लिया। तो ये होता है इंटरनल सोर्सेस। और एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब जहां पे तुम एडवर्टाइजमेंट किया है कि इस कंपनी के लिए, तुम्हारा जो कंपनी है उसमें लोगों का जरूरत है, तो तुम एडवर्टाइजमेंट करेगा। कहाँ करेगा? न्यूज़पेपर, टीवी, इन सब जगहों में तुम एडवर्टाइजमेंट करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है? सिलेक्शन मेनली लोगों को स्क्रीनिंग किया जाता है, स्क्रीनिंग मतलब छाटा जाता है और उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको निकाल के लेके आया जाता है। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का? सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है जहां पे उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। अगर क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो हटाओ उसको। सिलेक्शन टेस्ट जैसे कि इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, रिटेन, ये सब चीजें उनका लिया जाता है जिससे पता चले कि ये काबिल है कि नहीं। होता है पर्सनल इंटरव्यूज, रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है कि फिजिकली ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट होता है जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको लास्ट में मिलता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स। ट्रेनिंग मतलब क्या? मतलब उसका जो भी स्किल है उसको तुम एनहेंस करेगा, मतलब और बढ़ाएगा, उसका जो नॉलेज है उस पर और काम करेगा, तो ये होता है ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट में क्या होता है? फोकसेस ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, और उसको फ्यूचर, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, मतलब उससे ज्यादा से ज्यादा काम निकाला जा सकता है अगर वो उसका जो स्किल है वो बढ़ जाए तो। वेस्टेज रिड्यूस होता है और एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका जो करियर ग्रोथ है वो होता है। नेक्स्ट देखो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले होता है ऑन द जॉब मेथड्स। जो ट्रेनिंग होता है ना लोगों का, जो तुम हायर कर लिया किसी को तो उसको तुम ट्रेनिंग देगा। कैसे कैसे ट्रेनिंग होता है उसका? तो एक तो जॉब में होता है, उसको जॉब में रख लिया फिर उसको ट्रेनिंग दे रहा है तुम। तो इसमें क्या हो रहा है? उसमें सबसे पहले आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट होता है जॉब रोटेशन, कोचिंग, इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये सब तरीके से तुम उसको ट्रेन कर सकते। और ऑफ द जॉब मेथड में क्या होता है? उसको तुम लेक्चर दिखाएगा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देगा, केस स्टडीज एंड फिल्म्स वगैरह दिखाएगा, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देगा। तो आगे शुरू करता है यूनिट 7 डायरेक्टिंग। तो देखो डायरेक्टिंग क्या होता है तो तुमको पता ही है, जैसे कि ये एक फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। क्या हो रहा है इसमें गाइडिंग हो रहा है, सुपरवाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो मैनेजमेंट है उनका फंक्शन है, इसमें वो लोग क्या करता है? जो एम्प्लॉइज है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन पास होता है, जिससे जो एम्प्लॉइज का एफर्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन हो सके। समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं है कि सारा जो एम्प्लॉइज है वो अपना अपना काम में लगा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसी के साथ उसको अलाइन होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस। तो डायरेक्टिंग से क्या होता है? गाइडेंस मिलता है, क्लैरिटी आता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, कंट्रोल बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सबसे पहले आता है इसमें सुपरविजन, जहां पे देखा जाता है कि जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वो सही तो हो रहा है, जैसे प्लान किया था वैसा हो तो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरविजन। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, जहां पे एम्प्लॉइज को इंस्पायर किया जाता है, उनसे उनका बेस्ट निकलवाया जाता है, जहां पे ग्रुप्स या इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। नेक्स्ट देखो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से क्या होगा? जिससे ये लोग आपस में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकेगा। कौन? मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, इससे हर एक डिपार्टमेंट मिलके काम करता है। ये देखो लीडरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द एबिलिटी इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल्स और टीम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो हर एक जगह तुमको ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना ये चिपका देना है, क्योंकि सारा काम किस लिए हो रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा करा जा सके। तो ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन गोल,
ये तुमको हर एक जगह चिपका देना है। आ रहा है बात समझ में? तो देखो लीडरशिप का अलग अलग स्टाइल होता है। तो सबसे पहले आता है देखो ऑटोक्रेटिक। ये क्या होता है? जैसे कि नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा तुम लोग। तो वहां का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है करो या मरो, वो जो बोल दिया तुमको वो करना है, नहीं करेगा तो मरेगा। तो ये वो वाला कहानी है ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे डिसीजंस मिल के लिया जाता है। और लेजर फेयर क्या होता है? जहां पे लीडर्स मिनिमल गाइडेंस करता है और एम्प्लॉइज बहुत ही कम फ्रीडम मिलता है। तो इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज तुम लोग देखना बढ़िया से एक बार। नेक्स्ट देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मतलब जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है एक दूसरे से, आइडियाज हो गया, मैसेजेस हो गया, तो ये चीजें हम लोग एक्सचेंज करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो तरीके का है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल मेनली देखो सारा रिटेन में होता है और एक फॉर्मेट के अनुसार होता है, जैसे कि ईमेल वगैरह हो गया। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जो तुम व्हाट्सएप पे करता है वो इनफॉर्मल है, ठीक है। जो चैट वगैरह होता है वो इनफॉर्मल है, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट देखो क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कब कम्युनिकेशन टूट सकता है, कम्युनिकेशन कब खराब हो सकता है। तो सबसे पहले नॉइज के वजह से, लैंग्वेज डिफरेंसेस के वजह से। अब तो हमसे उर्दू में बात कर रहा है, हमको आता ही नहीं है उर्दू। कल्चरल डिफरेंसेस, अब हम लोग आसाम का है और हम लोग साउथ में चला जाए तो डिफरेंसेस तो होगा। वहां पे खाता है वो लोग इडली डोसा, समझ रहा है, तो बात बनेगा नहीं। ये एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। लेक ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट देखो ओवरकमिंग बैरियर्स। इन बैरियर्स कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? तो पहले बोल रहे हैं कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, एनकरेज एक्टिव लिसनिंग पे ध्यान करो, बढ़िया से सही से सुनो और फीडबैक दो। ये दोनों तुम लोग देखो क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा। यूनिट 8 कंट्रोलिंग पे बात करता है। तो देखो कंट्रोलिंग क्या है? तो सबसे पहला बात ये क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन पता ही है तुमको। और इसमें होता क्या है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अब देखो तुम प्लानिंग तो कुछ किया होगा और जब तुम इंप्लीमेंट कर दिया उसको, क्या वो दोनों सही है? जो तुम्हारा प्लानिंग था और जो अभी काम चल रहा है, जो हो रहा है, क्या वो सही है? दोनों मिल रहा है? तो ये काम होता है कंट्रोलिंग के अंदर। अगर हो रहा है तो अच्छा बात है, होने दो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, जो तुम सोच के रखा, तुम्हारा जो प्लानिंग था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करो। कुछ भी अगर एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट करो। तो ये होता है मेनली काम कहाँ, कंट्रोलिंग के अंदर। इसका इंपॉर्टेंस देखो, ensures goal achievement, provides feedback, facilitates coordination, improves efficiency, enhances decision making। तो इन सब चीजों में हम लोगों को जो कंट्रोलिंग है वो मदद करती है। नेक्स्ट देखो लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसका लिमिटेशन क्या है, कहां पे गड़बड़ हो रहा है? रिजिडिटी, मतलब तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहता है, मतलब 1% भी तुम जो तुम्हारा प्लानिंग था उससे तुम 1% भी इधर उधर नहीं होना चाहता है, तो तुम यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नया इनोवेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, अगर तुम ऐसा करेगा तो। देखो इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज, इम्प्रूव्ड वर्जन, ठीक है। तुम जो सोचा था टाइम के मुताबिक तुमको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, तो अपग्रेड होना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनोवेशन। ये तुम होने का सोच ही नहीं रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजिडिटी। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, तो टाइम तो कंज्यूमिंग लगेगा और कॉस्टिंग भी है। मेजरमेंट डिफिकल्टीज, ओवर कंट्रोल, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इन सब चीजों की वजह से जो कंट्रोलिंग है उसका लिमिटेशन है, वो थोड़ा सा मार खा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेगा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला बात इंटर रिलेटेड फंक्शंस। तो प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव को सेट करता है कि हाँ ये अपना ऑब्जेक्टिव है, ये अपना काम है और इस लेवल तक जाना चाहिए। और कंट्रोलिंग में क्या होता है, जहां पे एक्चुअल में काम हो रहा है वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर करता है। तो ये होता है तुम्हारा कंट्रोलिंग के अंदर। जो कंट्रोलिंग है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक मतलब अब हम तुमको पढ़ाया तो हम तुमसे पूछे कि बताओ कैसा लगा, तुमको समझ में आया कुछ, तो उसको बोलता है फीडबैक। तो फीडबैक से क्या होगा, चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा, समझ रहे हैं। जब हमको पता चलेगा कि हमें ये दिक्कत है तो हम उसको ठीक करेगा, ठीक है। तुम हम लोग को हमको बताएगा ये ठीक है, ये करो, तो हम ऐसे करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक लूप। नेक्स्ट गोल अलाइनमेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों मिल के, ठीक है, जो तुम प्लानिंग किया और जो तुम ग्राउंड लेवल पे देख रहा है उसको मॉनिटर कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दोनों को मिलके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको हम लोग अलाइन कर रहे हैं, उसको मिला रहा है। तो ये चीज होता है गोल अलाइनमेंट। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। प्लानिंग मेनली क्या है, प्रोएक्टिव है, मतलब जहां पे हम लोग एक कोर्स ऑफ एक्शन सेट करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। और कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है, रिएक्टिव है, जहां पे हम लोग चीजों को एडजस्ट कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, समझ रहा है। तो ये है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। कहां तुमको पूछना है, ऑर्गेनाइजेशन को कहां पहुंचना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अपना जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड है उसको एक बार पहले पता करो। नेक्स्ट है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो भी हो रहा है
उसको देखो कि जो भी तुम सोच के रखा था, जो भी तुम स्टैब्लिश किया था, क्या उसके हिसाब से हो रहा है। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कंपेयर करो कि जो तुम्हारा सोचा हुआ था और जो हो रहा है क्या सही हो रहा है। फिर आता है क्या, एनालाइजिंग डेविएशंस, अगर सही नहीं हो रहा है, डेविएशन मतलब अगर तुम गलत जा रहे हो, मतलब अगर तुम अलग दिशा में जा रहे हैं तो उसको ठीक करो। तो क्या था, एनालाइजिंग डेविएशन। फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अब अगर वो सही नहीं जा रहा तो तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ठीक हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब उसको मॉनिटर करते रहो और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट का जरूरत है वो करते रहो। तो यूनिट 9A में आ जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको इज्जत से देखना है अभी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो पहला बात समझ लो, ये जो वर्ड है यहाँ पे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब पैसा, फंड। तो जैसे तुमको पता है, तुम अकाउंट्स में पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा है कि 3 तरीके का काम होता है, ऑपरेशनल, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये वही है फाइनेंसिंग वाला। फाइनेंसिंग मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को जो मैनेज करता है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है, प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या चीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा है बात समझ में, किस एक्टिविटी में काम, किस एक्टिविटी का काम हो रहा है यहाँ पे, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो किस तरीके से हम लोग इस जो हमारे पास जो फंड है यूज करा जाए जिससे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वो पूरा हो जाए। तो बस इतना याद रखना कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है इसमें मेनली फंड से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड मतलब पैसा, मनी। नेक्स्ट देखो, गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो पैसा को मैनेज करता है उसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंस को मैनेज करता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसका रोल क्या है बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहला बात, रिसोर्स एलोकेशन। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लिमिटेड पैसा है, ऐसा तो नहीं है पूरा दुनिया का पैसा तुम्हारे पास ही है, ऐसा तो नहीं है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो जो भी पैसा है उसको कायदे से, इज्जत के साथ यूज करा जाए, उसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्सेज एलोकेशन। रिस्क मैनेजमेंट, अब जब भी तुम बिजनेस करने जाएगा सबसे ज्यादा डर क्या है, रिस्क का, कि रिस्क तो है, रिस्क तो है किसी भी बिजनेस में। सबसे पहला बात आता है कि रिस्क कितना है, तो वो चीज हम लोगों को मालूम चलता है यहाँ से, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पता करता है सबसे पहले कि इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है। डिसीजन मेकिंग, तो जो तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो तुमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कौन सा डिसीजन मेकिंग में, कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, फाइनेंसिंग कितना करना है, डिविडेंड पॉलिसीज करने में। नेक्स्ट, एनहेंसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, एनहेंसिंग मतलब निकालने में और उसको बढ़ाने में। तो तुम्हारा जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ाने में काम करता है। अब उसके लिए वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह वगैरह करेगा जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट क्या है, एंश्योरिंग लिक्विडिटी। एंश्योरिंग लिक्विडिटी मतलब कि पैसा का आना जाना बिजनेस में बना रहे, समझ रहा है, लिक्विडिटी मतलब बना रहे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट क्या देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इनका काम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहला काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को बढ़ाओ, जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉफिट बढ़ाओ। नेक्स्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। तो तुम अकाउंट में तो पढ़ ही रखा है कि कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है। तो आज तुम अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है, सेल्स रेवेन्यू वगैरह बढ़ता है, तो फ्यूचर में जो तुम 100 रुपए का जो शेयर खरीदा है ना, उसका दाम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपनी अच्छा कर रहा है। और ये जो इसका जो दाम है, अगर ये मान लो 150 रुपया हो गया, तो ये 150 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि इस 100 रुपया का शेयर है, इसका वैल्यू बढ़ गया, इसका डिमांड बढ़ गया मार्केट, समझ रहे, हर एक आदमी इस शेयर को खरीदना चाहता है। क्या बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ने की वजह से इसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। अब तुम देखो अपना मार्केट में ही देखो, कभी कभी अनियन और टोमेटोज का वैल्यू वगैरह जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाता है मार्केट, ठीक है, सप्लाई नहीं है, तो उनका जो कीमत है वो बढ़ जाता है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होता है कि अगर शेयर का वैल्यू बढ़ जाए, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड है। और डिमांड क्यों है, क्योंकि जो कंपनी है, जिसका शेयर है, वो कंपनी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। चलो आगे बढ़ो, कॉस्ट कंट्रोल, एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, मतलब पैसा का जो लेन देन है वो सही रहे। इफिशियंट फंड यूटिलाइजेशन, जो फंड है उसको सही जगह में इस्तेमाल करे, इधर उधर कहीं भी फालतू जगह में ना लगा दे। अब आ गया हम लोगों के पास में फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक, अब इसके अंदर 3 तरीके का डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड। मतलब किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, ठीक है, और वो कौन सा डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का और डिविडेंड का। ये 3 तरीके का डिसीजन होता है। तो सबसे पहले आता है हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या होता है,
अब जब तुम कोई नया फैक्ट्री डालेगा तो सबसे पहले तुम क्या करेगा, मशीन खरीदेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। और वो जो मशीन तुम खरीदा है, ऐसा तो नहीं है कि हफ्ता 10 दिन के लिए खरीदा है, वो तुम एक लंबे समय के लिए खरीदा है जिससे तुम अपना सामान बनाता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना। तो अपना जो जो तुम फैक्ट्री डाला है, उस फैक्ट्री में जो तुम एसेट खरीदा है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। और जब भी तुम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्योंकि ये रोज रोज नहीं खरीदा जाता। एक बार खरीद लिया, उसको लंबे समय के लिए यूज करो, उसका बेनिफिट लो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसके बाद देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जब भी तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा तो तुमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब तुम मान लो ये जो फैक्ट्री डाला और मशीन खरीद लिया, कितने का, 10 लाख का मशीन खरीद लिया, लेकिन ये जो मशीन है क्या ये तुम्हारे काम का है? तुम 10 लाख तो फंसा दिया, लेकिन अब इससे तुम 10 लाख रुपए का, तो अब 10 लाख रुपए तुम फंसाया है तो तुम तो कुछ सोच समझ के फंसाएगा कि इससे कुछ पैसा बने, समझ रहा है, इससे तुम सामान कुछ बनाए और इतना बनाए कि ये जो 10 लाख रुपया है ये पैसा निकल जाए तुम्हारा और इसके ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट चालू हो जाए। तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इससे हमारा फायदा है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, अगर नहीं है तो क्यों खरीदा बिना मतलब का। चलो आगे बढ़ो। रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, कितना रिस्क है, ये जो तुम मशीन खरीदा है कितना रिस्क, तो वो पता करना जरूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट ट्रेंड्स, अभी तुम्हारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, क्या लोगों के पास पैसा है कि तुम्हारा सामान खरीदेगा, कहीं कोरोना सोना तो नहीं चल रहा है, कोविड सोविड तो नहीं आ गया है। तो ये सब चीजें तुमको देखना पड़ेगा जब भी तुम कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, तो ये देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट का कंडीशन कैसा है, क्या अभी हम पैसा फंसाए या फिर चुपचाप बैठा रहे। तो ये चीजें तुमको देखना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड कैसा है, जो तुम बेचना चाहता है क्या कस्टमर उसको खरीदना चाहेगा, जो तुम यहाँ पे फैक्ट्री में सामान बना रहा है क्या उसका डिमांड है। तो ये सब चीजें तुमको ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले ध्यान देना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तुम 10 लाख रुपया खरीदना चाहता है लेकिन तुम्हारे पास फंड कितना है, 5 लाख रुपया फंड है, तो कैसे खरीदेगा तुम, समझ रहा है, तो फंड भी तुमको चाहिए होगा। ये सब चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक फिट विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जो तुम ये मशीन खरीदा है ये काम का ही नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब तुम बनाना चाहता है ए और ये जो मशीन है ये तुमको बना के देगा बी, क्या फायदा हुआ। मतलब तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ए बनाना चाहता है लेकिन ये जो मशीन तुम खरीदा ये तुमको बी बना के दे रहा है, फायदा क्या है। जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो देखो कि तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसी दिशा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना तुम बिना मतलब कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये सब चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंसिंग डिसीजंस, अब ये क्या होता है, अब जैसे हम तुमको बताया कि तुम एक फैक्ट्री डाला, तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या खरीदेगा तुम कुछ मशीन खरीदेगा जिसका कीमत 10 लाख रुपया है। आया बात समझ में, मतलब तुम एक फैक्ट्री डालना चाहता है और उसमें तुम क्या किया, तुम इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख रुपया का, मतलब तुमको 10 लाख रुपया का मशीन का जरूरत है। अब ये 10 लाख रुपया आएगा कहां से, उसी चीज को हम लोग बोलता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। मतलब ये जो 10 लाख रुपए का जरूरत है तुम्हारा फैक्ट्री डालने के लिए, ये आएगा कहां, क्या तुम लोन लेगा, तुम बैंक से लोन लेगा, या फिर तुम अपना कंपनी का शेयर बेचेगा, या फिर दोनों को मिला जुला के काम करेगा, मतलब थोड़ा लोन ले लिया, थोड़ा अपना कंपनी का ओनरशिप बेच दिया, तो उसको बोलता है हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजंस। कि ये जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वाला कहानी है ये तुम जब करेगा, 10 लाख रुपया तुमको चाहिए मशीन खरीदने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये 10 लाख रुपया आएगा कहां से। तो तुम डेट लेगा, डेट मतलब उधारी, लोन, इक्विटी मतलब ओनरशिप, इक्विटी मतलब ओनरशिप। अब जैसे ये तुम्हारा कंपनी है, इसमें टोटल 100% शेयर तुम्हारे पास में, ठीक, 100% शेयर तुम्हारे पास में इस कंपनी का। तुम क्या किया, इसमें से तुम हमको 10% बेच दिया, हमको 10% तुम बेच दिया, तो हम तुमको क्या देगा, हम तुमको पैसा देगा, फंड देगा। अब 10% हिस्सा मेरे पास में आ गया, तो इसको बोलता है इक्विटी, समझ रहा है, इसको बोलता है इक्विटी। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहां पे तुम थोड़ा सा लोन ले लिया, थोड़ा सा अपना इक्विटी बेच दिया बिजनेस का, और 10 लाख रुपया जुगाड़ बैठा के अपना एसेट खरीद लिया, मशीन खरीद लिया। तो ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब देखो यहाँ पे कि किन किन चीजों का ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर तुम लोन लेगा तो तुमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोन कहाँ लेने जाएगा, बैंक के पास ले जाएगा, बैंक वाला क्या करेगा, तुमसे इंटरेस्ट लेगा। और अगर तुम हमको शेयर बेचता है, अपना कंपनी का हमको शेयर बेचता है, इक्विटी बेचता है, तो तुमको हमको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड, मतलब ये जो कंपनी तुम्हारा है जो भी पैसा कमाएगा उसका 10% हमको देना पड़ेगा, समझ रहा है। तो तुमको ये चीज देखना पड़ेगा कि तुमको इंटरेस्ट देना है ना डिविडेंड देना है। रिस्क एंड फाइनेंशियल लेवरेज, तो तुम जो ये डेट बेचा है, डेट लिया है या फिर इक्विटी दिया है, तो इसमें रिस्क कितना है ये देखना पड़ेगा तुमको। कहीं तुम इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं दे रहा है बैंक को। मार्केट कंडीशन एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मार्केट कंडीशन देखो कि तुम अब जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उससे फायदा होगा, लॉस होगा, क्या होगा, सब थोड़ा सा तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर
कंसिडरेशन, तो तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें कैपिटल कितना है वो भी तुमको देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड ओनरशिप, अब तुम ओनरशिप 10% तुम हमको बेच दिया तो 10% का हिस्सेदारी हमारे पास में आ गया, समझ रहा है। अगर तुम मान लो 100% है, 100% में से 60% तुम हमको बेच दिए, तुम्हारे पास कितना है 40%, मेरे पास कितना है 60%, तो कंपनी तो हम चलाएगा भाई, समझ रहा है। तो ओनरशिप तो मेरे पास में आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो कंट्रोल जो ओनरशिप है उस पर असर पड़ेगा, सारा डिसीजन हम लेगा फिर। तो ये होता है क्या, फाइनेंसिंग डिसीजंस। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड डिसीजंस। क्या होता है, decisions regarding the portion of profits distributed to shareholders versus retained in the business। अब जैसे हम तुमको बताया 100% शेयर है, उसमें से हम तुमसे कितना किया, हम तुमसे 20% शेयर खरीद लिया, तो तुम्हारे पास कितना बचा 80, मेरे पास कितना है 20। अब 20% जब ये प्रॉफिट होगा तो 20% किसको मिलेगा, हमको मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा, और 80% तुमको मिलेगा। वो जो प्रॉफिट हुआ है, क्या हम लोग उस प्रॉफिट को बांट ले या फिर वापस उस बिजनेस में लगा दे, जिससे वो प्रॉफिट वो बिजनेस और ग्रो हो और बढ़े आगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन, कि जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको वापस बिजनेस में लगाना है ना, आपस में बांट लेना है। तुम्हारे पास 80% है, मेरे पास 20% है, तो प्रॉफिट तो बनेगा ना, साल के आखिरी में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बनेगा, या फिर लॉस भी हो सकता है। वो जो प्रॉफिट अगर बनता है तो क्या हम लोग आपस में बांट ले या फिर उस प्रॉफिट को बिजनेस में वापस लगा दे उसको और बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड डिसीजन। तो आ जाओ यहाँ पे देखो इसका फैक्टर्स वगैरह क्या होता है जिससे ये अफेक्ट होता है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है बिजनेस का, पैसा बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है, प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा है कंपनी। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर तुम पैसा आपस में बांट लिया और फ्यूचर में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आया बढ़िया, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, हम तुमसे 20% तुम्हारा कंपनी में ओनरशिप खरीदा है, तो हम क्या चाहता है, समझ रहा है, क्या हम डिविडेंड हम पूरा लेना चाहता है ना, हम भी चाहते हैं कि तुम लगा दो बिजनेस। तो ये भी चीजें तुमको पहले फैसला करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैक्स कंसिडरेशन एंड इन्वेंटरी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट टैक्स कितना ले रहा है, टैक्स देने के बाद कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं हाथ। नेक्स्ट क्या है, ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, कैपिटल कितना चाहिए, तुम्हारा जो फर्म है जो बिजनेस है उसमें कैपिटल कितना चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी तुम डिविडेंड डिसीजन लेता है। एक बात समझ लो, ये जो फाइनेंशियल डिसीजन था इन तीनों में से किसी को मत छोड़ना, एक ना एक पूछेगा, समझ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ये क्वेश्चन, तो देख लेना इज्जत से। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होता है, तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर में तुमको कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितना रिसोर्सेज का जरूरत पड़ेगा, एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज टू मीट दिस नीड, ठीक है। जो भी तुमको फ्यूचर में रिसोर्सेस या फिर फाइनेंशियल नीड मतलब फंड जरूरत पड़ेगा वो कहां से आएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका इंपॉर्टेंस देख लो, एंश्योर्स एडिक्वेट फंडिंग, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा बना रहे। बजटरी कंट्रोल, मतलब जो भी तुम्हारा बजट है, हर एक महीना का खर्चा होगा तुम्हारा बिजनेस के अंदर, तो जो तुम्हारा बजट है वो बिगड़ ना जाए, बजट के अंदर ही काम होता रहे, समझ रहा है। अब देखो हर एक घर, हम लोग का घर है उसमें भी हम लोग एक बजट है कि हाँ इतना ये आएगा इतना ये आएगा, उसी तरह कंपनी के अंदर भी एक बजट रहता है। नेक्स्ट, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉन्ग टर्म प्लान क्या है उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेगा। नेक्स्ट ये है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसे डिसीजंस लेना होगा जिससे जो तुम्हारा इन्वेस्टर है कंपनी के अंदर वो भी खुश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो तुम्हारा ये जो ये कंपनी है, अब किसी भी कंपनी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। बिना फंड के कोई काम नहीं होता है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो ये जो फंड है तुम्हारा जो कंपनी है उसमें जो ये फंड है ये कहाँ से आएगा, तो ये फंड कहाँ से आएगा, या तो तुम डेट लेगा, डेट मतलब लोन लेगा, या फिर अपना इक्विटी बेचेगा, इक्विटी मतलब ओनरशिप बेचेगा अपना कंपनी का। तो इन दोनों को मिला के ही हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर करता है। अरे बात समझ में, मतलब तुम आज मान लो कोई कंपनी खोला तो तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, फंड ही नहीं है अपना काम चालू करने के लिए, तो क्या करेगा, तुम डेट लेगा। लेकिन डेट जब लेगा ना तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना होता है। अब इंटरेस्ट के लिए नया नया जब तुम बिजनेस चालू करेगा पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि जब नया बिजनेस चालू करेगा तो उसको सेटअप करने में टाइम लगता है, तो इंटरेस्ट कहाँ से भरेगा तुम। तो उस टाइम में क्या किया जाता है, अपना इक्विटी बेचा जाता है। मतलब तुम्हारा जो ये कंपनी है उसका हिस्सेदारी कुछ बेच दिया जाता है जिससे कुछ पैसा आ जाए। जैसे कि हम खरीद लिया, मान लो 20% तुम्हारा कंपनी का हम खरीद लिया और इसके बदले में हम तुमको 2 लाख रुपए दे दिया, तुम्हारे पास में तो पैसा आ गया और 20% हिस्सेदारी हमको मिल गया।
तो उसको बोलता है हम लोग फंड्स। ठीक है, कि तुम जब कैपिटल बनाएगा, मतलब अपना बिजनेस का जो कैपिटल स्ट्रक्चर करेगा कि किस हिसाब से तुम्हारे पास पैसा है, ये चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि डेट कितना लेना है और अपना इक्विटी कितना बेचना है, उसी को बोलता है हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या करना है इसमें, डेट कितना लेना है मतलब उधारी कितना लेना है, अपना ओनरशिप कितना बेचना है, इसको मिला जुला के फैसला लिया जाता है, उसी को बोलता है हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। आ रहा है बात समझ में? चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट्स वर्सेस इक्विटी। अब तुम लोन लेगा तो उस पर तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, इक्विटी बेचेगा ओनरशिप बेचना पड़ेगा। तो देखो कौन सा तुम्हारे लिए फायदा है, वो काम करो। फाइनेंशियल रिस्क, तो फाइनेंशियल रिस्क तो है ही, अब हो सकता है कि तुम्हारा बिजनेस डूब जाए, तो तुम जो लोन लिया है वो तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क तो है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, मतलब तुम्हारा जो बिजनेस है वो पैसा कमा रहा है, कितना कमा रहा है, तो वो चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा जब भी तुम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना करता है। तो मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन कैसा है, मार्केट में अभी मंदी चल रहा है ना तेजी चल रहा है। ठीक है, मंदी मतलब जहां पे डिमांड ही नहीं है, मंदी मतलब जहां पे डिमांड ही नहीं है, मतलब लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाहता, पैसा ही नहीं है हाथ में। और तेजी मतलब जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है, हर एक आदमी हायर प्राइसेस पे चीजें वगैरह खरीद रहा है, हर एक आदमी के हाथ में पैसा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल कंसिडरेशन। तो तुम कितना अपना शेयर बेचेगा, इक्विटी बेचेगा कि कंट्रोल तुम्हारे पास रहे, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। कंपनीज लाइफ साइकिल, मतलब कंपनी का ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीजें तुमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ये वो फंड है जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट खरीदता है। जैसे कि हम तुमको बताया कि अभी हम अगर मान लो एक फैक्ट्री डालना चाहता है तो हमको क्या खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदना पड़ेगा। और वो मशीनरी हम तो हफ्ता 10 दिन के लिए खरीदा नहीं है, हम सालों साल के लिए खरीदा, उसको साल भर यूज, उसको सालों साल यूज करेगा। तो इन सब चीजों को बोलता है हम लोग फिक्स कैपिटल। ठीक है, वो फंड जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट खरीदेगा, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। आ रहा है बात समझ में? तो इसका जो फैक्टर वगैरह है देखो तुम थोड़ा बढ़िया से। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स। अब जैसे कि तुम्हारा छोटा मोटा दुकान है तो डेली तुमको कुछ ना कुछ खरीदना है, तुम्हारा कभी चावल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, समझ रहा है? तो उसको बोलता है हम लोग वर्किंग कैपिटल। या फिर तुम्हारा जो होलसेलर है उसको पैसा चुकाना है, तो ये सब पैसा कहां से आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म फंड्स, इससे क्या करता है हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट खरीदता है। एक होता है हम लोग के पास शॉर्ट टर्म फंड, जिससे हम लोग अपना डे टू डे ऑपरेशंस करता है। इसका फैक्टर वगैरह तुम लोग देखो। अब बात करता है 9B, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट प्लेस where financial assets like stocks, bonds, currencies and other securities are bought and sold। जैसे तुम स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, तो वो क्या है, वो एक मार्केट प्लेस है। क्या कर सकता है वहां पे, तुम स्टॉक्स खरीद सकता है, बेच सकता है। स्टॉक्स मतलब शेयर्स। अब जैसे कि तुमको मान लो रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो तुम कैसे खरीदेगा, तुम थोड़ी ना तुम जाएगा मुकेश अंबानी के पास और उसको बोलिए कि तुम्हें अपना एक शेयर दे दो हमको, ऐसा नहीं होता है। उसका शेयर कहां से खरीदेगा तुम, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अपना इंडिया के अंदर जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां से खरीदेगा तुम, तो उसको बोलता है हम लोग मार्केट। तो ये जितना भी चीजें हैं जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, करेंसी, करेंसी मतलब रुपया, अलग अलग कंट्री का रुपया, अदर सिक्योरिटीज, इन मार्केट प्लेसेस में क्या होता है, बाय एंड सोल्ड किया जाता है। अब जैसे कि तुम आज मान लो सिर्फ एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, कहां से, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट से, कितना 100 रुपया में, उसका वैल्यू बढ़ गया, तुम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 150 रुपया हो गया, तो अब तुम इसको बेचना चाहता है तो तुम बेच सकता है। तो ये सारा चीज कहाँ होता है, मार्केट प्लेसेस पे होता है, जहां पे हम लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज और अदर सिक्योरिटीज बाय एंड सोल्ड कर सकता है। चलो आगे बढ़ो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइस डिस्कवरी हो सकता है, लिक्विडिटी बना रहे, इफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन होता रहे, रिस्क शेयरिंग। थोड़ा पढ़ो यहां से तुम लोग खुद से। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है मनी मार्केट। मनी मार्केट ये क्या होता है, तुमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम कहाँ इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में करेगा, किसी कंपनी का स्टॉक खरीदेगा या फिर ट्रेजरी बिल खरीदेगा, कॉमर्शियल पेपर खरीदेगा, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब क्या होता है, ये सब है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब इसका जो मैच्योरिटी है वो साल भर उससे भी कम होता है। मतलब अगर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन सब चीजों में तुम कर सकते हैं, इस पे तुमको क्या मिलेगा, तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो तुम आज 10,000 रुपया का कॉमर्शियल पेपर खरीद लिया या फिर
डिपॉजिट करवा दिया, और जिससे भी तुम खरीदा है वो तुमको बोला कि तुमको 1 साल बाद तुमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,000 का 10% 1,000, मतलब तुम 10,000 लगाया था प्लस तुमको 1,000 और मिल गया, तो टोटल तुम्हारे हाथ में 1 साल बाद कितना आएगा? 11,000 आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो मनी मार्केट होता है, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उनका खरीद बेच होता है। आ रहा है बात समझ में? मनी मार्केट के अंदर ये जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब खरीद बेच होता है। आर ट्रेडेड, ट्रेडेड मतलब बाय एंड सेल, बॉट एंड सोल्ड। और इनका जो मैच्योरिटी मतलब 1 साल या 1 साल से कम में ये लोग खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मनी मार्केट। इसका की फीचर्स बता देखो, तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब चीजें हैं, तुमको पूछेगा, देख लेना बढ़िया। हाईली लिक्विडिटी होता है, हाईली लिक्विडिटी मतलब इसको आसानी से तुम बेच सकता है, आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? लो रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, पैसा डूबने का जो चांसेस है वो कम होता है। रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, इससे क्या होता है, जो बैंक में जो लिक्विडिटी है मतलब कैश जो है वो मैनेज हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग देखेगा कैपिटल मार्केट एंड, तो कैपिटल मार्केट क्या है? अब इससे पहले हम क्या पढ़ा था? मनी मार्केट। क्या पढ़ा था? मनी मार्केट। अब ये क्या है? ये है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कौन सा फंड खरीदता है हम लोग? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीदता है, शॉर्ट टर्म, समझ रहा है? शॉर्ट टर्म वाला खरीद। अब आ गया यहाँ पे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदता है हम लोग? लॉन्ग टर्म वाला खरीदता है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इशूड एंड ट्रेडेड। तो मनी मार्केट मतलब समझ जाओ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म मतलब कौन सा? जैसे कि स्टॉक्स हो गया, ठीक है, कंपनी का शेयर वगैरह हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। वो सब यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। कहाँ पे? कैपिटल मार्केट। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब जो कैपिटल मार्केट होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब पहला बार कोई शेयर बिकने के लिए तैयार है, तो पहला बार कोई शेयर, किसी कंपनी का शेयर बिक रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब कहां से खरीद सकता है तुम? प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हैं। एकदम नया नया किसी कंपनी का अगर पहला बार बिक रहा है या फिर इश्यू हो रहा है, तो कहां मिलेगा वो? प्राइमरी मार्केट में मिलेगा। अब इसका फंक्शन क्या है? तो देखो, जब भी कंपनी नया नया अपना शेयर बेचता है तो उसको बोलता है हम लोग आईपीओ। क्या बोलता है? आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे क्या होता है, जो कंपनी वाला है वो अपना शेयर बेचता है पब्लिक को, तो कंपनी के पास में क्या आएगा? पैसा आएगा, कैपिटल आएगा। फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू न्यू प्रोजेक्ट, तो उसके पास फंड आएगा तो ये नया प्रोजेक्ट में पैसा डालेगा। चलो सेकेंडरी मार्केट कहाँ है, क्या है? सेकेंडरी मार्केट मतलब तुम्हारे पास में शेयर आ गया, कहीं से तुम खरीद लिया, अब तुम उसको किसी और को बेचना चाहता है, तो तुम कहाँ बेचेगा? उसको तुम सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। तो इसका फंक्शन वगैरह तुम लोग देखो थोड़ा सा। तो जो भी हम बता रहे हैं इसको कहानी तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक वर्ड बाय वर्ड को याद नहीं रहेगा, लेकिन तुम अगर कहानी समझ गया ना कि बोलना क्या चाहता है, तो तुम लिख लेगा। नेक्स्ट देखो स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम लोग देखेगा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीडियर। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहां पे हम लोग सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीद और बेच सकता है। इससे फंक्शन क्या है इसका? रेजिंग कैपिटल। कंपनी वाले को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना शेयर इशू करता है, बेचता है मार्केट में। वो कहां से होगा? वो स्टॉक मार्केट से होगा। प्राइस रिकवरी, डिस्कवरी। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? हर एक दिन शेयर का दाम ऊपर नीचे होते रहते, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर किसी कंपनी का शेयर में डिमांड ही नहीं है तो उसका वैल्यू गिरेगा, अगर उसका डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका वैल्यू उठेगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है। आगे लिक्विडिटी प्रोविजन, मतलब तुम जब चाहे अपना शेयर बेच सकता है, तो उसको बोलता हूँ लिक्विडिटी प्रोविजन। और ये कहाँ मिलेगा तुमको? फंक्शन किसका है ये? स्टॉक एक्सचेंज का। मतलब जब चाहे तब तुम अपना शेयर बेच सकते। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी बना रहता है, सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन में रहता है। अब देखो ये क्या है? ये है ट्रेडिंग प्रोसीडियर, मतलब कैसे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट करेगा तुम, जैसे कि फेसबुक एक ऐप है। फेसबुक क्या है? फेसबुक एप्लीकेशन है, ऐप है। वैसे ही तुमको अगर शेयर बाय और सेल करना है तो तुम्हारे पास में एक ऐप होना चाहिए, और ये ऐप तुमको कौन देगा? ब्रोकर देगा। और ये ब्रोकर कौन है? ये है स्टॉक ब्रोकर। तुमको अगर बाय सेल करना है तो पहले इसके यहाँ पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलने के बाद में ये तुमको क्या देगा? एप्लीकेशन देगा, जिससे तुम वो जो शेयर है उसको ऑनलाइन
बेच सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करेगा, ऑर्डर प्लेसमेंट। उसके बाद में मैचिंग ऑफ ऑर्डर, हमको खरीदना है, तुमको बेचना है, 100 रुपया में मैच हो गया ऑर्डर, बस खत्म। उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है, क्लियरिंग सेटलमेंट, मतलब तुमको पैसा, तुम बेचा हमको तो तुमको पैसा मिल गया और हम तुमको दे दिया। सारा ऑनलाइन वाला काम होता है आजकल। रिकॉर्डिंग तो करना जरूरी है ना, कि ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है तो रिकॉर्ड भी करना जरूरी है। ये चीजें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कायदे से देख लेना। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, पूरा ये वाला चीज तो देख लो इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखना, ठीक है, और पढ़ लो बढ़िया से। तो सेबी क्या होता है और क्या है ये, तो देखो जैसे हम लोग यहाँ पे पुलिस बनाया हुआ है, पुलिस कहीं भी कुछ हैंग होता है तो पुलिस आ जाता है, उसको उठा के ले जाता है। तो वैसे ही अगर शेयर वगैरह तुम खरीदा, उसमें तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो गया तो तुम कहाँ जाएगा फिर, तो तुम जाएगा सेबी के पास। तो ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है पुलिस टाइप। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। जो भी तुम इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक्स खरीदता है, शेयर खरीदता है ना, तो तुम्हारे साथ कोई कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो तुमको कौन बचाएगा, तुमको ये सेबी बचाएगा। जैसे तुमको पुलिस आ जाता तुमको बचाने के लिए, वैसे ही सेबी आएगा तुमको बचाने के लिए, क्योंकि ये एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब इसको एक पावर दिया गया है कि तुम देखो, अगर पब्लिक के साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम देखो, ठीक है, और उस पर कार्यवाही करो तुम। तो देखो, इट वॉज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, रेगुलेट मार्केट एक्टिविटीज एंड डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग जो खरीदना चाहता है शेयर वगैरह, तो हम लोग क्या हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया। कभी भी तुम कुछ शेयर वगैरह खरीदेगा ना, तो तुम क्या है, तुम इन्वेस्टर है। क्यों, क्योंकि तुम शेयर खरीद रहे हैं। शेयर क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। चलो नेक्स्ट, डेवलप द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब मार्केट सही से चलता रहे तो उसका देखने का जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं का है, सेबी का है। रेगुलेट इंटरमीडियरी मतलब, तो देखो ये सेबी है, सेबी के नीचे ब्रोकर है और ब्रोकर के नीचे तुम है। तुम किससे कनेक्टेड है, तुम ब्रोकर से कनेक्टेड है। ब्रोकर के पास में तुम अकाउंट खोलता है, ब्रोकर वाला क्या करता है, तुमको एप्लीकेशन देता है जिससे तुम शेयर खरीद बेच सकता है। और ये ब्रोकर तुम्हारे साथ में कुछ फ्रॉड कर दिया तो तुम किसके पास जाएगा, तुम सेबी के पास जाएगा। तो ये जो बीच वाला जो आदमी है ना, मिडिलमैन, दलाल, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडियरीज। और ये लोग क्या है, मिडिलमैन है, ब्रोकर है, कमीशन खाता है। तुम शेयर जब भी खरीदेगा बेचेगा तो ये लोग उसमें कमीशन मिलता है लोग। चलो आगे बढ़ो, एडुकेट इन्वेस्टर्स। तो ये जो सेबी जो है, ये जो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका ये भी काम है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो पब्लिक है, जो हम लोग है, हम लोग एडुकेट करे, समझ रहा है, मतलब हम लोगों को बताए कि चीजें कैसे काम करता है। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है फंक्शन देखो किसका, सेबी का। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब रूल्स वगैरह बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, गाइडलाइंस देता है कि कैसे मार्केट काम करना चाहिए, किसी के साथ कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तुम जब शेयर खरीदने जाता है तुम्हारे साथ में कुछ फ्रॉड ना हो। सुपरवाइजरी फंक्शन, तो मार्केट में जो भी एक्टिविटीज होता है उन सबको ये देखता है कि किसी के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। प्रोहिबिटरी फंक्शन, अगर धांधली हो रहा है, ठीक है, ये जो लेन देन हो रहा है शेयर का, इसमें अगर कुछ भी धांधली हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ चीजें हो रहा है, तो उस पे भी ये एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर एडुकेशन, बताया ही था कि एडुकेशन देता है, लोग समझाता है। एडजुडिकेटरी फंक्शंस, मतलब अगर कोई गलती किया है तो उसके ऊपर में लोग पेनल्टी लगाता है, उसको सजा देता है। तो इन सब टाइप का चीजें को इसका फंक्शन है। तो अब आ जाओ यूनिट 10, मार्केटिंग। तो देखो मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग देखो। तो देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives, encompasses all activities involved in moving a product from the producer to the consumer। तो जो मार्केटिंग है वो बहुत ही वास्ट चीज है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा चीजें आ जाता है। तो देखो सबसे पहला बात तो इसका जो मकसद मार्केटिंग का, वो क्या है, तुम प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर मतलब जो सामान बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तुम्हारा मेन मकसद क्या है कि इसको कस्टमर को बेच दे और पैसा कमाए। तुम्हारा मकसद तो यही है, तुम प्रोड्यूसर है, सामान बनाता है, क्यों बनाया है, बेचने के लिए बनाया है। तो तुम्हारा जो प्राइमरी मकसद है, मेन मकसद है, वो क्या है, अपना सामान कंज्यूमर तक पहुंचाना,
अब इसको तुम कैसे पहुंचाएगा, तो इसमें काम आता है मार्केटिंग। ठीक है, इसमें काम आता है जो कस्टमर घर में बैठा है उसको तो पता नहीं है कि तुम ये बेच रहा है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसा ऐसा चीजें करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा जो टारगेट कस्टमर है उसको पता चले कि देखो हम ये सामान बेच रहे हैं तुम्हारे लिए, खरीदो तुम आके। तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग। मतलब अपना जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है उसको पता करो, उसको बताओ कि भाई साहब ये है हमारे पास तुम्हारे लिए, चाहिए तो ले सकता है। तो सारा जो खेल है वो मार्केटिंग का इसी में है। तो इसमें करता है कि हम लोग प्राइसिंग करता है चीजों का, प्रमोशन करता है मतलब एडवर्टाइजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बैठाता है मतलब कैसे बेचेगा हम लोग सामान को, ऑनलाइन बेचेगा ऑफलाइन बेचेगा, समझ रहा है। तो क्या बेचेगा यहाँ पे, गुड्स सर्विसेज, कोई आइडिया भी हो सकता है। तो ये सब सारा चीज आता है कहाँ, मार्केटिंग के अंदर। चलो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला फंक्शन देखो इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्केट रिसर्च। तुमको मार्केट पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि जो तुम सामान बेचना चाहता है, बना रहा है, बेचना चाहता है, क्या उसका डिमांड है, क्या कोई खरीदना चाहता है वो सामान। तो पहले तुमको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तुम एक बार पता कर लिया कि हाँ कस्टमर को ये सामान चाहिए, तो अब कस्टमर के मुताबिक वो प्रोडक्ट, वो सामान को तुम बनाएगा। तो जैसे तुम सोचा कि फोन बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, फोन। तो कौन सा फोन बनाएगा, अभी के डेट में 5G बनाएगा, 4G बनाएगा तो फायदा नहीं है क्योंकि सब 5G पे शिफ्ट हो रहा है। तो तुम डिसाइड किया कि तुम 5G हैंडसेट बनाएगा, फोन वगैरह बनाएगा। जो तुम्हारा कस्टमर है उसको कैसा फोन चाहिए, ठीक है, किस डिजाइन का फोन चाहिए, वो तुम डेवलप करेगा। उसके बाद आता है प्रमोशन। अब एक बार तुम 5G फोन बना लिया और ये तुम्हारा है टारगेट ऑडियंस, ठीक है, यहाँ तुम्हारा टारगेट ऑडियंस वगैरह बैठा हुआ है और ये है तुम्हारे पास में फोन वगैरह। तुम क्या करेगा, तुम प्रमोशन करेगा जिससे तुम्हारा जो ऑडियंस है उसको पता चले इनके लिए मार्केट में फोन आया, ठीक है, मतलब इनके प्राइस के हिसाब से, इनके पॉकेट के प्राइस के हिसाब से। तो ये होता है प्रमोशन। प्राइसिंग वही इनके पास, ये जो लोग है, तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस है, इनके पास कितना पैसा है उसी हिसाब से तुम फोन बनाएगा। जैसे कि आईफोन है, आईफोन एप्पल वाला, वो किसके लिए फोन बनाता है, जिसके पास मोटा पैसा है ना, क्योंकि उसका जो फोन है वो लाख लाख रुपए का आता है, वो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करता है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो तुम्हारे पास फोन है और ये जो तुम्हारा कस्टमर बैठा हुआ है, इसको तुम कैसे बेचेगा, क्या तुम ऑनलाइन बेचेगा, इसको अपना वेबसाइट से बेचेगा, ठीक है, या फिर तुम अलग अलग दुकानों में बेचेगा और ये जो रिटेलर लोग बैठा हुआ है दुकान खोल के, ये लोग इस कस्टमर को बेचेगा, समझ रहा है। तो उसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर सेल सर्विस, अब इन कस्टमर्स को तुम अपना फोन तो बेच दिया, अब इनको आ रहा है प्रॉब्लम, तुम्हारे जो फोन तुम इनको चिपकाया है, इनको आ रहा है प्रॉब्लम, तो ये लोग कहाँ जाएगा, तो उसके लिए तुम अपना कस्टमर सर्विस बनाएगा जिससे अगर दिक्कत हो तो ये लोग यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो कस्टमर है वो खुश रहेगा कि चलो फोन जो है बन जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बन जा रहा है, जो कंपनी है वो बैठा हुआ है देखने के लिए, समझ रहा है। तो उसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट देखो क्या है, मार्केट फिलोसॉफीज। इसको तुम लोग पढ़ो, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब तुम लोग पढ़ो, मार्केट फिलोसॉफीज वगैरह। नेक्स्ट है अपना मार्केटिंग मिक्स। तो ये क्या है मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स इज ए सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स दैट a firm uses to produce a desired response in its target market. It is commonly known as the 4Ps. तो ये जो कंपनी वाला है, अपना जो फोन है, ठीक है, ये जो 5G फोन है अपना, ये तुमको चिपकाने के लिए बहुत सारा काम ये लोग करता है, बहुत सारा टेक्निक लगाता है। तो उसी टेक्निक को हम लोग बोलता है यहाँ पे टूल्स, ठीक है, उसको वही है मार्केटिंग में। तो किस तरीके का टेक्निक लगाता है लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग 4Ps। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट। ये जो फोन है वो तुम्हारे हिसाब से बनाया जाएगा, मतलब तुम इसका कस्टमर है, समझ रहा है। ये लोग जब फोन ये बना रहा था तो तुम जिस एज ग्रुप में है, जितना पैसा तुम्हारे पास में है, उस हिसाब से ये लोग फोन बनाता है, ठीक है। मतलब ये लोग का जो टारगेट है वो पहले से रहता है कि भाई साहब इसी को बेचना है। मतलब अगर स्कूल लेवल बच्चा है, कॉलेज लेवल है, फिर जॉब में है, ठीक है, या फिर बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत मोटा पैसा लेके बैठा हुआ है, उन हिसाब से ये लोग ये फोन वगैरह बनाता है। तो पहला होता है प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट किसको बेचना है। उसके बाद आता है प्राइस, ये जो तुम्हारा कस्टमर है ये कितना पैसा दे सकता है इस फोन के लिए, तो उस हिसाब से इसका प्राइसिंग ये लोग करता है। उसके बाद में प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो तुम्हारा कस्टमर है इसको तुम कैसे बेचेगा, उसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस। प्रमोशन, मतलब ये जो तुम्हारा कस्टमर है इसे तुम कैसे बताएगा कि ये फोन तुम्हारे इसके लिए है। तो हो सकता है इसको तुम फेसबुक में एड दिखाओ, यूट्यूब में एड दिखाओ, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोशन। तो ये सब सारा चीज होता है क्या, मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट देखो क्या होता है प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है
उसमें वो लोग क्या करता है कंपनी वाला, उसका ब्रांडिंग करता है, उसमें लेवलिंग करता है और उसका पैकेजिंग करता है बढ़िया से। अब जैसे कि आईफोन है, आईफोन में ब्रांडिंग है किस चीज का, एप्पल का, पीछे में देखना एक तो एप्पल का साइन बना हुआ है, इसमें आधा खाया हुआ एप्पल है, उसका लेवलिंग करता है वो लोग। लेवलिंग मतलब ये जो फोन है इसके ऊपर एक डब्बा होता है, वो डब्बा के ऊपर में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको जो भी चीजें लिखा हुआ है उसको हम लोग लेवलिंग बोलते हैं। और फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब ये जो तुम्हारा डब्बा है वो कैसा है, मतलब अच्छा क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, कैसा है डब्बा जिसके अंदर फोन है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैकेजिंग। तो इसको तुम देखना बढ़िया से, ब्रांडिंग के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर ये सब सारा चीज आता है, ब्रांडिंग, लेवलिंग और पैकेजिंग, ये सारा पढ़ो एक बार खुद से। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग। अब देखो प्राइसिंग और इसमें क्या होता है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइजेस। ये जो प्राइजेस होता है उस फोन का, उस प्रोडक्ट का, अब तुम फोन खरीदा ना एक, तो हो सकता है कि 15,000 तुमको देना पड़े, 20,000 देना पड़े, तो वही उसका प्राइस है और क्या है। मतलब तुम जब खरीदेगा तो तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा उस फोन के लिए, तो वो उसका प्राइस हो गया। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइजेस, तो जब तुम उसका प्राइस रखेगा उस फोन का, तो तुमको कुछ चीजें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, कि तुमको बनाने में कितना पैसा लगा, कंपटीशन, मतलब वैसा सेम फोन कोई और कंपनी बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, कस्टमर का डिमांड कैसा है उस फोन के लिए, मार्केट कंडीशन कैसा है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रांड पोजीशनिंग कैसा है, ये सब पढ़ो थोड़ा सा खुद से। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो जो तुम्हारा फोन है 5G वाला फोन, कस्टमर, ये कस्टमर बैठा है इधर, इसको कैसे बेचेगा तुम, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे इस फोन को इस कस्टमर तक पहुंचाया जाए, तो इसको पढ़ो थोड़ा सा तुम लोग। नेक्स्ट देखो क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बेचेगा, डायरेक्ट चैनल मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, ठीक, बीच में कोई आदमी नहीं है, डायरेक्ट बेच रहा है। इनडायरेक्ट चैनल्स मतलब ये एक फैक्ट्री वाला है जो बना रहा है, बीच में होलसेलर है, फिर होलसेलर के पास रिटेल वाला लेके आया, फिर रिटेल से एजेंट के पास गया, फिर एजेंट वाला बेचा है अपना कस्टमर को। नेक्स्ट क्या है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें बहुत सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रमोशन। प्रमोशन में देखो क्या होता है, प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विस टू द टारगेट मार्केट विद द एम ऑफ परसुएडिंग, इन्फॉर्मिंग एंड रिमाइंडिंग। तो प्रमोशन मतलब वही कि ये तो 5G फोन बना के बैठा हुआ है कंपनी वाला, और इसका जो कस्टमर है वो इधर है, तो इसको कैसे खबर करेगी, कैसे बताए कि इसके पास ये फोन खरीद लो तुम, समझ रहे हैं, तो ये एड चलाएगा, एडवर्टाइजमेंट करवाएगा, तो ये सब सारा चीज ये काम करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। अब कैसा हो सकता है प्रमोशन, देखो एडवर्टाइजिंग होगा, डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग होगा, सेल्स प्रमोशन होगा, पब्लिसिटी, या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, तो ये सब सारा चीज आता है प्रमोशन के अंदर। तो अब हम लोग आ जाता है अपना आखिरी यूनिट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो देखो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्राइजेस लॉज, लॉज मतलब कानून, रेगुलेशन एंड practices designed to safeguard the rights and interest of consumers. It protects buyers against unfair, deceptive or harmful practices by ensuring that they receive products and services. हुआ क्या कि तुम एक 5G फोन खरीदा, ठीक, ऑनलाइन खरीदा, फोन का दाम कितना है, मान लो 30,000 रुपए फोन का दाम है, ठीक है, ऑनलाइन खरीदा, तो डिलीवरी बॉय वाला तुम्हारे पास में आ गया फोन लेके, फोन तो तुम लेके घर आ गया, अब उसमें खोला तो उसमें तुमको ईंट मिला या फिर कुछ काट का टुकड़ा मिला, तो तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तुमको बचाएगा कौन, समझ रहा है, तुमको कौन बचाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तुम कंज्यूमर है, तुमको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कैसे, कुछ कानून से, कुछ कानून बनाया गया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे तुमको बचाया जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम एक कस्टमर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसका इंपॉर्टेंस तुम लोग खुद पढ़ो। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एक्ट मतलब कोई कानून, कोई लॉ जिसमें सब कुछ चीजें दिया हुआ है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ फ्रॉड हो जाए, क्या करा जाएगा। लॉ बनाया गया है किसके लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जो भी कस्टमर है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, फ्रॉड हो गया, उसको बचाने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया है। आ रहा है बात समझ में, द कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु परचेसेस गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर पर्सनल, फैमिली, हाउस होल्ड, तो ये सब सारा चीज कंज्यूमर तो है क्योंकि वो सामान खरीद रहा है। चलो ठीक है, अब दूसरा बात तुमसे पूछेगा कि बताओ कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, तो तुमको बताना पड़ेगा, क्या बताएगा तुम, राइट्स टू सेफ्टी है उसके पास, राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट्स टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। ये जो राइट्स है इसको इज्जत से देखो, ये पूछेगा तुमसे। उसके बाद देखो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको पढ़ो तुम लोग थोड़ा सा। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट कर, तो एनी कंज्यूमर सफरिंग
ए लॉस और हार्म ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पकड़ा दिया गया उसको, कोई कस्टमर को, कोई कंज्यूमर को, या फिर कुछ को पुअर सर्विस मिला है उसको, कंज्यूमर एसोसिएशन एंड ग्रुप में ऑल्सो फाइल कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल। होता क्या है, कंज्यूमर एसोसिएशन फाइल कर सकता है तुम्हारे बिहाफ में। रिड्रेसल मशीनरी एंड रेमिडीज, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया है जहां पे इन सब चीजों का सुनवाई होता है। रेमिडीज अवेलेबल, मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ धोखा हो गया तो तुमको क्या मिलेगा, रिफंड हो सकता है तुम्हारे साथ, रिप्लेसमेंट मिल सकता है, मतलब गलत फोन मिल गया तो, और इसके ऊपर में तो कार्रवाई होगा जो भी गलती किया तुम्हारे साथ। नेक्स्ट क्या है देखो, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो क्या है ये, कंज्यूमर अवेयरनेस इज द लेवल ऑफ knowledge that consumer have about their rights, responsibilities and the means available to protect their interest. It is crucial for making informed purchases decisions and ensuring effective redressal in case of grievances. अब तुम कंज्यूमर है, तुम्हारे पास में ये नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारा राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड द मीन्स अवेलेबल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपना जो भी तुमको हक है वो बचाने के लिए चीजें बनाया गया है, उसका सहायता लेना चाहिए। और जब भी तुमको सामान खरीदता है तो तुमको सही डिसीजन लेना चाहिए, और अगर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गया है तो तुमको सहायता लेना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमर अवेयरनेस। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, ये देखना, ठीक, ये तुम लोग खुद से देखो। तो ये था तुम्हारा पूरा सिलेबस, वन शॉट में कंप्लीट हो चुका है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, समझो, समझ रहा है, पहले चैप्टर को समझो, देखो क्या बोलना चाहता है। अगर तुमको समझ में आ जाए तो तुम चाहे तो उसको खुद से बना के भी कुछ चीजें लिख सकते हैं। एज इट इज देखो लिखना बहुत मुश्किल है, सब नहीं सकता है, तो तुम थोड़ा सा समझ लो उसको और खुद से बना के भी तुम लिख सकते। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, तो थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, बस जो हेडिंग वगैरह है ना वो सब चीजें तुम लिख के कोशिश करो अपना कॉपी में। उससे क्या होगा, तुमको चीजें याद रहेगा, क्वेश्चन देखते ही चालू एकदम। तो जितना रिवाइज कर सकता है कर लो, समझ रहा है, लास्ट में रिवीजन ही काम आता है। जितना रिवीजन कर सकता है, जितना बार कर सकता है करो।